आज मैं आपसे कोई एक स्टॉक खरीदने की बात नहीं करने वाला। आज की कहानी कहीं उससे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इंडिया से जुड़े कई ऐसे सिग्नल सामने आए जिन्हें अगर अलग अलग देखा जाए तो शायद ये सामान्य आपको न्यूज़ लगेगी, लेकिन अगर इन्हें एक साथ जोड़ कर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रेंड दिखाई देता है। एक तरफ सरकार कह रही है कि रिफॉर्म्स अब सिर्फ पॉलिसी लेवल पर नहीं बल्कि गवर्नेंस के लेवल पे भी आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ जापान अगले दशक में इंडिया में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.5 से 6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एम्बिशन की बात कर रहा है। और तीसरी तरफ एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर स्टोरी नहीं रह गई है। एआई के लिए चाहिए जीपीयू, जीपीयू के लिए चाहिए डेटा सेंटर, डेटा सेंटर के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए जनरेशन और ट्रांसमिशन, स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी। और दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स के कारण डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस तेज़ी से बढ़ रही है। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ आएगी या नहीं, असल सवाल है कि इस पूरी इकोनॉमिक रीवायरिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन कंपनियों को होगा। और एक स्टॉक इन्वेस्टर के लिए उससे भी बड़ा सवाल कि इस ग्रोथ की वैल्यू चेन में पैसा कहाँ बनेगा। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और अंत में मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स और लिस्टेड कंपनीज के नाम बताऊंगा जिन्हें इन स्ट्रक्चरल थीम्स के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टर को ट्रैक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ट्रैक करना और खरीदना दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी अच्छे थीम का मतलब ये नहीं है कि थीम की हर कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। कई बार सबसे अच्छा सेक्टर भी खराब वैल्यूएशन पर खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसलिए आज हम कहानी को 3 क्लियर लेयर्स में समझेंगे। पहली लेयर, इंडिया में हो क्या रहा है। दूसरी लेयर, इसका फ़ायदा किस इंडस्ट्री को मिलेगा। और तीसरी लेयर, स्टॉक इन्वेस्टर को इस पूरी कहानी में देखना क्या चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। देखिए, ट्रस्ट बेस्ड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सिर्फ सरकारी पॉलिसी नहीं, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। सबसे पहले उस सिग्नल से शुरू करते हैं जिसने शायद सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बनाई पिछले 1-2 दिनों में। गवर्नमेंट का फोकस अब केवल रेगुलेशंस बदलने पर नहीं है बल्कि गवर्नेंस को बदलने पर है। आइडिया बहुत सिंपल है। अगर बिजनेस करने वाला व्यक्ति हर कदम पे ये सोचता रहे कि कोई रूल वायलेशन ना हो जाए, कोई परमिशन ना अटक जाए, कोई इंस्पेक्टर इशू ना बना दे, तो वो एक्सपेंशन करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें बेसिक एजम्पशन हो कि पहले बिजनेस को करने दो, गलती या वायलेशन होने पे टारगेटेड एक्शन लो, तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने हाल में रिफॉर्म्स को इसी ब्रॉडर ट्रांजिशन से जोड़ते हुए कहा कि इंडिया गवर्नेंस और पॉलिसी दोनों स्तर पे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा है। अब इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि रिफॉर्म्स का स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट अक्सर इमीडिएट नहीं होता। रिफॉर्म पहले बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, फिर इन्वेस्टमेंट बदलता है, फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन होती है, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फिर इनकम बढ़ती है, फिर कंजम्पशन बढ़ता है और अंत में कॉरपोरेट अर्निंग्स में उसका असर दिखाई देने लगता है। यानी रिफॉर्म लीड्स टू कैपेक्स विच लीड्स टू जॉब्स विच लीड्स टू इनकम विच लीड्स टू कंजम्पशन विच लीड्स टू अर्निंग्स। यानी पूरी चेन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएलआई का असली मतलब समझिए, गवर्नमेंट पैसा दे रही है लेकिन प्राइवेट सेक्टर उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, भारत में 14 की सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम बनाई गई थी। मार्च 2026 तक इन स्कीम्स के तहत एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 2.4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 14 लाख से अधिक बताया गया था। अब इस नंबर को सिर्फ सब्सिडी की तरह मत देखिए, इसका दूसरा मतलब देखिए।
अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है और उसके रिस्पॉन्स में कंपनीज फैक्ट्रीज लगा रही है, मशीन्स खरीद रही हैं, सप्लाई चेन बना रही है और कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी केवल फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं होता, पूरी इकोसिस्टम को फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री लगती है, उस फैक्ट्री को चाहिए कंपोनेंट्स, पीसीबी, मोटर, कनेक्टर्स, केबल, पावर इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, पावर, वाटर, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी। यानी एक फैक्ट्री का कैपेक्स कई दूसरी इंडस्ट्रीज़ में रेवेन्यू पैदा करता है। और यही कारण है कि स्टॉक इन्वेस्टर को सिर्फ फाइनल मैन्युफैक्चरर को नहीं देखना चाहिए, सेकंड ऑर्डर बेनिफिशियरीज कई बार ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। इंडिया में अब सिर्फ असेंबली स्टोरी नहीं रह गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पिछले करीब 12 वर्षों में 7 गुना बढ़कर 13 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स 4 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। इस इकोसिस्टम से करीब 25 लाख जॉब्स जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अब सिर्फ फ़ोन असेंबल करने तक सीमित नहीं रहना चाहता है। अगले चरण में है कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहा है लेकिन उसके अधिकांश कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं तो वैल्यू एडिशन लिमिटेड रहेगी। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पे जोर बढ़ रहा है। हाल में 31 प्रपोजल को लगभग 7,877 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अप्रूवल मिला। इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का पहला फेज़ था मेक द प्रोडक्ट इन इंडिया, अगला फेज़ है मेक द कंपोनेंट्स इन इंडिया और तीसरा फेज़ होगा मेक द टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी इन इंडिया। और यहीं पर कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट कंपनी की कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस स्पेस में इन्वेस्टर्स को कंपनीज जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक, सीजी पावर, सिरमा एसजीएस, एम्बर इंटरप्राइजेज जैसे नाम ट्रैक करने चाहिए। कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, इन कंपनी को केवल थीम्स के कारण नहीं खरीदना चाहिए। इन कंपनी को खरीदना चाहिए फिर हमें रेवेन्यू ग्रोथ, ऑर्डर बुक, मार्जिन, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और वैल्यूएशन सब कुछ देखना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स सबसे कठिन लेकिन सबसे स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं सेमीकंडक्टर्स तक। भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में कई प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में माइक्रॉन का गुजरात असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फैब और असम पैकेजिंग फैसिलिटी तथा सीजी पावर का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब सेमीकंडक्टर बिजनेस को लेकर एक बात समझिए, ये कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं है। ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कैपिटल बहुत बड़ा लगता है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इंडिया इस इकोसिस्टम में सफल होता है तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सिर्फ मोबाइल फ़ोन में नहीं लगता, ये लगता है कार्स में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में, डिफेंस सिस्टम में, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में, सर्वर्स में, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी सिस्टम्स में। इसलिए सेमीकंडक्टर स्टोरी केवल चिप बनाने वाली कंपनी की स्टोरी नहीं है, इसके साथ जुड़ेगी स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, गैस सिस्टम, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग, पैकेजिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज। और यही इन्वेस्टर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं जापान की। ये केवल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। अब उस सिग्नल पे आते हैं जो मुझे पर्सनली इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा लग रहा है। इंडिया और जापान की रिलेशनशिप अब सिर्फ बुलेट ट्रेन, मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। इंडिया में अगले दशक में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट टारगेट की दिशा में काम कर रहा है। भारत के अनुसार एआई, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, बैटरीज, एनर्जी और नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी जैसे सेक्टर्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। जापान इंडिया का 5th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है और इंडिया में 1400 से ज़्यादा जापानीज़ कंपनी ऑपरेट कर रही हैं।
फिनेंशियल ईयर 2025-26 में बायलैटरल ट्रेड लगभग $27 बिलियन रहा। और जापान की तरफ से इंडिया के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापानीज़ कंपनी केवल कैपिटल लेकर नहीं आती, वे लेकर आती हैं टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन, सप्लाई चेन रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म कैपिटल, और ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हो सकता है। जापान की इंडिया स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन? अगर जापान इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो सबसे ऑब्वियस बेनिफिशियरीज होंगे ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, क्योंकि सुजुकी, टोयोटा, होंडा जैसे जापानीज नाम पहले ही इंडिया में डीपली इस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी ऑटो तक। जापान की इंडिया इन्वेस्टमेंट्स हिस्टोरिकली ऑटोमोबाइल के अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में भी रही है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की 2025 की सर्वे में इंडियन जापानीज़ कंपनी के लिए मीडियम टर्म प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन के रूप में लगातार टॉप पे रही हैं। और एक रियल एग्जांपल समझिए, मारुति सुजुकी ने हरियाणा के में खाखरखोड़ा में एक अपना नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू किया है। ये फैसिलिटी लगभग 800 एकड़ में है। करंट कैपेसिटी 5 लाख व्हीकल्स है और इसे 10 लाख व्हीकल्स तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 35,000 करोड़ का बताया गया है। सुजुकी ने गुजरात में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट बढ़ाई है। जुलाई 2026 में हंसलपुर में चौथी फैक्ट्री शुरू हुई, जिससे उस लोकेशन की कैपेसिटी 10 लाख व्हीकल्स पर ईयर हो गई। और इंडिया में सुजुकी की ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 29 लाख व्हीकल्स पर ईयर बताई गई है। अब इन्वेस्टर की नज़र से देखिए, अगर जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो केवल मारुति को फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ पूरा इकोसिस्टम बढ़ेगा। ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील, फॉर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, टायर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मशीन टूल्स। इसलिए नाम जैसे कि मारुति सुजुकी, भारत फोर्ज, संवर्धन मदरसन, यूनो मिंडा, बॉश इंडिया, सोना BLW, एंड्योरेंस टेक, इन सब कंपनी को इस लार्जर मैन्युफैक्चरिंग थीम में ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन जापान की अगली बड़ी कहानी ऑटो से कहीं ज़्यादा आगे है। एक और बड़ा बदलाव समझिए, जापान खुद एजिंग इकोनॉमी है, इंडिया यंग इकोनॉमी है। जापान के पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन इंडिया के पास मार्केट है, टैलेंट है, यंग वर्कफोर्स है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्केल है। अगर दोनों इंडिया और जापान कंबाइन होते हैं तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप नहीं रह जाता, ये इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी बन जाती है। इसलिए फ्यूचर कोऑपरेशन में ईवीज, बैटरी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी जैसे इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी इन्वेस्टर को जापान स्टोरी को केवल मारुति तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एआई की असली कहानी चैट जीपीटी ही नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। एआई ने पूरे दुनिया के बिजनेस मॉडल को बदल दिया है। लेकिन स्टॉक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? एआई को केवल आईटी कंपनीज की स्टोरी समझ लेना। एआई की असली वैल्यू चेन बहुत बड़ी है। एआई को चाहिए चिप्स, जीपीयू, डेटा सेंटर, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, नेटवर्किंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस। और इंडिया एआई मिशन के तहत 2026 तक शेयर्ड एआई कंप्यूट कैपेसिटी 45,000 से ज़्यादा जीपीयूज़ तक पहुंच चुकी थी और सब्सिडाइज्ड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल सैकड़ों प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग 10,372 करोड़ का आउटले रखा है। लेकिन इन्वेस्टर को इसके लिए इससे भी बड़ा सिग्नल है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का फिजिकल फुटप्रिंट। एआई हवा में नहीं चलता है। एआई को ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सर्वर चाहिए, पावर चाहिए, कूलिंग चाहिए, नेटवर्क चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। डेटा सेंटर समझिए, एआई का सबसे अंडररेटेड इंडिया में इन्वेस्टमेंट थीम आज अगर कोई कहे तो वो है डेटा सेंटर।
एआई की वजह से पावर कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंपनीज को भी फ़ायदा हो सकता है। तब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया का लाइव डेटा सेंटर आईटी कैपेसिटी करीब 1.7 गीगावाट तक पहुंच चुका है और कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में भी सिग्निफिकेंट है। एआई वर्कलोड के कारण इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है और ग्लोबल लेवल पे भी ट्रेंड बहुत बड़ा है। आईईए के अनुसार वर्ल्ड वाइड डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2030 तक लगभग दोगुनी होकर 945 TWh तक पहुंच सकता है, जिसमें एआई ग्रोथ का बड़ा योगदान होगा। अब इसे इंडिया से जोड़िए, डेटा सेंटर बनेगा, उसमें हज़ारों सर्वर्स होंगे, सर्वर्स हीट जनरेट करेंगे, कूलिंग चाहिए, कूलिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेशन चाहिए, जनरेशन के लिए से डेटा सेंटर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए पूरी ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, बैकअप के लिए बैटरीज चाहिए होंगी, पावर सिस्टम चाहिए होगा और पूरे कैंपस को ऑटोमेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। इसलिए एआई का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है पावर इकोसिस्टम। पावर एआई की सबसे बड़ी हिडन इकोनॉमी है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक एवरेज लगभग 6.4% एनुअल ग्रोथ की रेट से बढ़ने की उम्मीद है और अगले 5 वर्षों में एनुअल कंजम्पशन 570 TWh से अधिक की वृद्धि हो सकती है। इसलिए अब रिन्यूएबल एनर्जी को देखिए, 31 जुलाई 2026 तक इंडिया की क्यूमुलेटिव सोलर कैपेसिटी लगभग 164 गीगावाट पहुंच चुकी थी। आईईए के अनुसार 2030 तक इंडिया में एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ का लगभग आधा सोलर पीवी से मीट होने की उम्मीद है। सोलर जनरेशन के तेज़ी से बढ़ने के साथ रिन्यूएबल्स का शेयर भी बढ़ेगा। मैं जिस जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अब आप इस पूरे वीडियो के क्रम में आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स इसके बेनिफिशियरी होंगे। मैं सोलर जनरेशन की बात कर रहा हूँ या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात कर रहा हूँ। यू हैव टू कोरिलेट। अगर ये आप ये कोरिलेशन नहीं सीखेंगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ एनालाइज कर सकता हूँ, फाइनल इन्फरेंस आपको खुद ड्रॉ करना है। इंडिया को केवल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, उसे चाहिए सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। और ये तीनों मिलकर मैसिव कैपेक्स साइकिल बना सकते हैं। और यहीं इन्वेस्टर्स के रडार पे आते हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, सीमेंस, एबीबी, हिटैची एनर्जी, इस तरह के नाम। लेकिन यहाँ भी सिर्फ कैपेसिटी देकर स्टॉक खरीदना खतरनाक हो सकता है। देखना है कैपेक्स कितना बड़ा है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, कर्ज कितना है कंपनी पे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है और वैल्यूएशन कितना प्रीमियम डिस्काउंट कर रही है। पावर ट्रांसमिशन शायद एआई का असली बॉटल नेक बन सकता है। और अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो आपको बॉटल नेक पहचानने की ज़रूरत है किसी भी ग्रोथ स्टोरी की, क्योंकि वो बॉटल नेक ही असली बेनिफिशियरी बनता है। एक इंटरेस्टिंग बात सोचिए, एआई मॉडल बनाने के लिए जीपीयू चाहिए, लेकिन जीपीयू लगाने के लिए डेटा सेंटर चाहिए, डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होने के बावजूद अगर ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। यानी आने वाले समय में बॉटलनेक केवल जनरेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। और यही कारण है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली कहानी अगले दशक में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एआई जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन जितनी बढ़ेगी, ईवी अडॉप्शन जितना बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग जितनी बढ़ेगी, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी बढ़ेगी। डिफेंस की स्टोरी भी यहीं रिलेट हो जाती है। जियोपॉलिटिक्स ने इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल दिया है। अब एक और स्ट्रक्चरल थीम, डिफेंस और एरोस्पेस। दुनिया आज पहले जैसी नहीं रही है। यूरोप में कन्फ्लिक्ट, मिडल ईस्ट में टेंशन, यूएस चाइना स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, क्रिटिकल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इन सब ने पूरी दुनिया को एक बात समझा दी है कि डिफेंस कैपेबिलिटी अब सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी का हिस्सा भी है। और इंडिया के लिए इसका मतलब है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करना और सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट। इस पूरे साइकिल को इंडिया में कंप्लीट करना है।
हाल में डीआरडीओ ने प्राइवेट इंडियन कंपनीज को स्ट्रैटेजिक वेपन के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में पार्टनर बनने के लिए इनवाइट किया। ये छोटा सिग्नल नहीं है, ये बताता है कि डिफेंस इकोसिस्टम धीरे धीरे गवर्नमेंट डोमिनेटेड मॉडल से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको ढूंढने की ज़रूरत है डिफेंस में अगली बड़ी कहानी सिर्फ HAL, BEL तक सीमित नहीं है। इन्वेस्टर को डिफेंस में केवल ये 3 जो नाम पुराने चले आ रहे हैं, HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स तक लिमिटेड नहीं रहना है। नई वैल्यू चेन बन रही है, सेंसर्स की, रडार्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑप्टिक्स की, एंटी ड्रोन सिस्टम, मिसाइल कंपोनेंट्स, एरोस्पेस स्ट्रक्चर, इंजन कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी। उदाहरण के लिए BEL ने 2026 में प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट्स किए। और AMCA प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो और भारत फोर्ज जैसे ग्रुप्स नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के डेवलपमेंट रेस में शॉर्टलिस्ट हुए थे। यानी डिफेंस की कहानी अब सिर्फ सरकार ऑर्डर देगी और PSU बनाएगा वाली कहानी नहीं रह गई। ये धीरे धीरे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस टेक्नोलॉजी प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस एक्सपोर्ट की कहानी बन रही है, पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। डिफेंस में इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? ऑर्डर बुक देखकर खुश होना आसान है, लेकिन डिफेंस स्टॉक में यही सबसे बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। आपको देखना है ऑर्डर बुक कितना है, उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है, मार्जिन्स कितने हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है या नहीं, टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटी है कि नहीं, कस्टमर कंसंट्रेशन कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना कंज्यूम हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कंपनी केवल असेंबली कर रही है या टेक्नोलॉजी ओनरशिप भी बढ़ा रही है। क्योंकि आने वाले दशक में असली प्रीमियम शायद उन कंपनीज को मिलेगा जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि टेक्नोलॉजी भी ओन करती हैं। एरोस्पेस की कहानी समझिए, अगली बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी। अब डिफेंस से आगे बढ़कर एरोस्पेस की ओर देखिए। ये सेक्टर अभी इंडिया के मार्केट कैप में छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, इंजन्स, एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, स्पेशल अलॉयज, कंपोजिट्स, MRO, इन सभी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी बड़ी बन सकती है। ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट हो सकता है, और यही वह जगह है जहां भारत फोर्ज, टाटा ग्रुप कंपनीज, लार्सन एंड टूब्रो, डायनामाइट टेक्नोलॉजीज, सोलर इंडस्ट्रीज, MTR टेक्नोलॉजी जैसे नाम अलग अलग वैल्यू चेन में इन्वेस्टर के रडार पे आ सकते हैं। फिर से ये बाई लिस्ट नहीं है, ये थीम मैप है, आपको थीम समझना है। क्रिटिकल मिनरल्स, अब एक ऐसा सेक्टर जिसकी चर्चा अभी कम होती है। क्रिटिकल मिनरल्स AI, EV, बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, इन सब को अलग अलग मिनरल्स और स्पेशलाइज्ड मटेरियल की आवश्यकता होती है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं और कंट्रीज सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करती है तो क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ सकती है। और इंडिया के लिए इसका मतलब है रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनरिंग, अल्टरनेटिव सोर्सिंग, डोमेस्टिक माइनिंग, स्पेशलिटी केमिकल। यानी फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग केवल फैक्ट्री बनाने की कहानी नहीं है, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। यही है असली ग्रेट रीवायरिंग। अब उन सभी थीम्स को एक साथ रखिए जो मैंने आज कही, AI, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, जापान का इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अलग अलग स्टोरीज नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं, और यही इस पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इमेजिन कीजिए, जापान इंडिया में EV मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करता है। EV फैक्ट्रीज़ को बैटरी चाहिए, बैटरीज़ को मिनरल्स चाहिए, फैक्ट्रीज़ को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को सेमीकंडक्टर चाहिए, फैक्ट्रीज़ को ऑटोमेशन चाहिए, ऑटोमेशन को पावर चाहिए, पावर के लिए रिन्यूएबल जनरेशन चाहिए, रिन्यूएबल जनरेशन के लिए ट्रांसमिशन चाहिए, और इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को AI और सॉफ्टवेयर चाहिए। अब समझिए एक इन्वेस्टमेंट साइकिल कितनी इंडस्ट्रीज़ को एक साथ एक्टिवेट कर सकता है, और यही इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है जो आपको समझने की ज़रूरत है। इंडिया का दूसरा एडवांटेज डेमोग्राफिक्स है।
इंडिया की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म एसेट में से ये एक है यंग पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन अपने आप में इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं होते, उसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर यंग पॉपुलेशन को जॉब मिलती है, इनकम बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो कंजम्पशन बढ़ता है, और यही मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस फिनेंशियलाइजेशन को मजबूत करता है। यानी रिफॉर्म का फाइनल इम्पैक्ट केवल फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं होगा, ये कंजम्पशन तक पहुंच सकता है, और कंजम्पशन के बेनिफिशियरी फिर हो सकते हैं बैंक्स, एनबीएफसी, कंज्यूमर कंपनीज, ऑटो, हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज। इसलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म साइकिल का एक दूसरा लेग हो सकता है, कैपेक्स विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू इंक्रीज्ड कंजम्पशन, एंड इंक्रीज्ड कंजम्पशन विल लीड टू क्रेडिट। और यही फिनेंशियल सेक्टर का रोल आ जाता है, बैंक्स और एनबीएफसी इकोनॉमिक साइकिल के साइलेंट बेनिफिशियरीज हैं ये। जब प्राइवेट कैपेक्स साइकिल मजबूत होता है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को पैसा नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, प्रोजेक्ट फिनेंस चाहिए, इक्विपमेंट फिनेंस चाहिए, हाउसिंग फिनेंस चाहिए, कंज्यूमर फिनेंस चाहिए, और जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन बढ़ती है फिनेंशियल पेनिट्रेशन भी बढ़ सकती है। इसलिए इन्वेस्टर को केवल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स ही नहीं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी ब्रॉडर इकोनॉमिक साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में ट्रैक करना चाहिए। कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ भी वैल्यूएशन और एसेट क्वालिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एआई से डरना है या एआई का फ़ायदा उठाना है? एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन। एआई के आने के बाद सबसे पहले डर किस सेक्टर में दिखाई देता है? आईटी सर्विसेज में, क्योंकि मार्केट सोचता है कि अगर एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा तो कंपनीज को कम एम्प्लॉयमेंट चाहिए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंपनीज को चाहिए क्लाउड माइग्रेशन, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टम एप्लीकेशन, एआई गवर्नेंस। इसलिए लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर के अंदर विनर्स बदल सकते हैं। प्योर मैन पावर आर्बिट्राज मॉडल पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन एआई ट्रांसफॉर्मेशन के पार्टनर बनने वाली कंपनियां को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए इन्वेस्टर को केवल ये नहीं पूछना चाहिए कि एआई आईटी कंपनीज को नुकसान करेगा क्या, उसे पूछना चाहिए कि कौन सी आईटी कंपनी एआई से रेवेन्यू बना रही हैं। यानी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज जैसे नाम को केवल ट्रेडिशनल आईटी ग्रोथ के लेंस से मत देखिए, बल्कि एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन के लेंस से आपको देखना चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती हुई दिखाई देगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से स्टॉक इस थीम के विनर्स हो सकते हैं? अब मैं इस पूरी कहानी को एक इन्वेस्टर फ्रेमवर्क में डिवाइड करता हूँ। पहला बकेट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ इन्वेस्टर्स ट्रैक कर सकते हैं मारुति सुजुकी, बजाज फौज, संवर्धन, मदरसन, यूनो मिंडा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्सटेक, सीजी पावर। कहानी है इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब। सेकेंड बकेट कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और यहाँ फिर नाम आ जाते हैं लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस, एबीबी, बीएचईएल, कमिंस इंडिया, हिटैची एनर्जी। क्यों? क्योंकि हर फैक्ट्री को मशीन चाहिए, और हर डेटा सेंटर को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, हर पावर प्रोजेक्ट को इक्विपमेंट्स चाहिए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग चाहिए। तीसरा बकेट पावर एंड ग्रिड, इस बकेट में आ जाएंगे आपकी कंपनियां जैसे पावर ग्रिड, एनटीपीसी। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के नाम ले रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके खरीद लो जो लिस्ट बता रहा हूँ। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इन सबको ट्रैक किया जा सकता है। ये सब बेनिफिशियरी हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा कॉन्स्ट्रेंट फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी और ट्रांसमिशन कैपेसिटी हो सकता है। चौथा बकेट एआई एंड डिजिटल, यहाँ बड़े नाम जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज और ब्रॉडर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टर को अर्निंग ग्रोथ और एआई मोनेटाइजेशन पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ एआई बोलने से वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं हो जाती है। डिफेंस, और पांचवा बकेट डिफेंस और एरोस्पेस, यहाँ है एचएएल, बीएल, सब ये सब पुराने नाम तो हैं ही, भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज, साथ ही साथ हैं लार्सन एंड टुब्रो, सोलार इंडस्ट्रीज़, एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ जैसे नाम अलग अलग डिफेंस एरोस्पेस वैल्यू चेन में रेलिवेंट हो सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा खतरा थीम सही हो सकता है, स्टॉक गलत। और दोस्तों यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में एक खतरनाक गलती ये होती है कि सेक्टर अच्छा है इसलिए स्टॉक भी अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए इंडिया में डेटा सेंटर बूम कर रहे हैं, लेकिन कोई कंपनी ऑलरेडी 100 टाइम्स अर्निंग पर ट्रेड कर रही है। अगर अर्निंग्स अगले 3 साल में डबल भी हो जाए तो वैल्यूएशंस हाफ हो जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर को रिटर्न बहुत कम मिलेगा। इसलिए इसी तरह डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस फ्यूचर के 10 साल की ग्रोथ पहले ही डिस्काउंट कर चुका है तो बिजनेस अच्छा होने के बावजूद स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसलिए मेरा फ्रेमवर्क हमेशा वही रहेगा कि पहले थीम आइडेंटिफाई कीजिए, बिजनेस देखिए, अर्निंग्स देखिए, कैश फ्लो देखिए और लास्ट में वैल्यूएशन ज़रूर देखिए। इसी क्रम में इन्वेस्टर को किन 7 इंडिकेटर्स पे नज़र रखनी चाहिए, अब इस पूरी थीसिस को ट्रैक करने के लिए मैं आपको 7 इंडिकेटर्स दूंगा। पहला, प्राइवेट कैपेक्स, कंपनीज वास्तव में फैक्ट्रीज लगा रही हैं या केवल अनाउंसमेंट हो रहे हैं। दूसरा, एफडीआई, जापान और बाकी ग्लोबल कंपनीज का एक्चुअल कैपिटल इंडिया में आ रहा है या सिर्फ एमओयूज हो रहे हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, इंडिया की एक्सपोर्ट में हाई वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का शेयर बढ़ रहा है या नहीं। चौथा, पावर डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और पीक लोड किस रेट से बढ़ रही है। और पांचवा, डेटा सेंटर कैपेसिटी, एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअल कैपेसिटी कितनी बन रही है। और छठा, डिफेंस ऑर्डर और एक्सपोर्ट डोमेस्टिक ऑर्डर के साथ एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ रही है या नहीं। सातवां, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, इन सारी स्टोरीज का असर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आखिरकार नैरेटिव कोई नहीं खरीदता, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स खरीदी जाती हैं। वापस जापान के पे आते हैं। पीयूष गोयल ने 24 से 27 अगस्त 2026 तक जापान में 200 मेंबर्स बिजनेस डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं। फोकस है उनका हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी, नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स को इस विजिट से इमीडिएट स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन नहीं निकालनी चाहिए। ये कहना है कि जापान डेलीगेशन गया है इसलिए आज मारुति या किसी दूसरे स्टॉक में तेजी आएगी, ये बहुत शैलो एनालिसिस होगी, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन असल सिग्नल है, क्या जापानीज़ कंपनी अगले 2 से 5 साल में इंडिया में कैपेसिटी बढ़ाती है? क्या नए ज्वाइंट वेंचर्स आते हैं? क्या सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आते हैं? क्या बैटरी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं? क्या जापानीज़ सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट होती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ होता है तब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिग्नल बनेगा। अब यही वजह है कि इंडिया का अगला बुल मार्केट अलग हो सकता है। पिछले दशक में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा हिस्सा था कंजम्पशन का, सर्विसेज का, डिजिटलाइजेशन का, फॉर्मलाइजेशन का। अगले दशक में इनके साथ साथ नया इंजन जुड़ सकता है, कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स, डिफेंस कैपेक्स, डिजिटल कैपेक्स, एआई कैपेक्स, पावर कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, सेमीकंडक्टर कैपेक्स, ग्रीन एनर्जी कैपेक्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सारे कैपेक्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करते रहेंगे। यानी ये आइसोलेटेड साइकिल नहीं है, ये पूरी तरह इंटरकनेक्टेड साइकिल है। लेकिन क्या इंडिया गारंटेड विनर है इसका? नहीं। यहाँ एक बात इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के सामने चैलेंजेस भी बड़े हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, स्किल्ड मैन पावर हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, एनर्जी रिलायबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स, करेंसी वॉलेटिलिटी, कमोडिटी प्राइसेस, एग्जीक्यूशन डिलेज और सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिसी इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में बदलना। अगर पॉलिसी अच्छी है लेकिन प्रोजेक्ट 5 साल डिले हो गया तो इन्वेस्टर का रिटर्न बदल सकता है। इसलिए अगले दशक की कहानी केवल रिफॉर्म की कहानी नहीं होगी, ये कहानी होगी एग्जीक्यूशन की। मेरी नज़र में आने वाले वर्षों में सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज वे नहीं होंगी जो केवल इंडिया ग्रोथ पे बैठी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज वे हो सकती हैं जो इंडिया की ग्रोथ को इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर रही हों। यानी जो फैक्ट्रीज़ बनाती हैं, जो फैक्ट्रीज़ को मशीन देती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है, जो चिप्स बनाती है, जो डिफेंस सिस्टम बनाती हैं, जो डेटा सेंटर चलाती हैं,
जो एआई इम्प्लीमेंट करती हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ती हैं। और यही रीज़न है कि मुझे पूरी स्टोरी में सेकंड ऑर्डर बेनिफिशियरीज ज़्यादा फायदेमंद लगते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से पूरी कहानी समझिए। मान लीजिए इंडिया में 100 रुपये का नया मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आता है। ये 100 रुपया सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं रहता। फैक्ट्री को चाहिए लैंड, कंस्ट्रक्शन चाहिए, मशीन चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, पावर चाहिए, वर्कर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, रॉ मटेरियल, बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक और प्रोडक्ट बनने के बाद एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट और लॉजिस्टिक भी चाहिए। इसलिए 100 रुपये का जो इनिशियल कैपेक्स इकोनॉमी में कई बार घूमता रहेगा और यही इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। स्टॉक इन्वेस्टर का काम है उस 100 रुपये के रास्ते को पहचानना कि वो 100 रुपया किस किस सेक्टर से, किस किस कंपनी से घूम रहा है। अगर इस रास्ते को आप पहचान जाएंगे तो इतनी बार आप उस पैसा बनाएंगे हर कंपनी में कि आपका ओरिजिनल कैपिटल कितने गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। और इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल कोरिलेशन है। मेरी नज़र में अगले दशक के 8 बड़े इन्वेस्टमेंट थीम्स अगर मुझसे कोई पूछना चाहे तो वही नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 पावर ट्रांसमिशन, नंबर 3 एआई एंड डेटा सेंटर, नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर, नंबर 5 डिफेंस एंड एरोस्पेस, नंबर 6 जापान लेड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के जो सेक्टर्स हैं, नंबर 7 फिनेंशियलाइजेशन एंड क्रेडिट, नंबर 8 कंजम्पशन ड्रिवन बाय राइजिंग इनकम। और ध्यान दीजिए इनमें से कोई भी थीम अकेला नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा टेक अवे, पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, आज इंडिया की स्टोरी केवल जीडीपी कितना बढ़ेगा ये नहीं है। असल सवाल है इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन में कितना ऊपर जाएगा। अगर इंडिया केवल लो कॉस्ट असेंबली हब बनता है तो वैल्यू कैप्चर लिमिटेड रहेगी। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिज़ाइन, कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईपी, इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट्स में भी आगे बढ़ता है तो वैल्यू कैप्चर बहुत बड़ा हो सकता है। और यही वो ट्रांजिशन है जिसे इन्वेस्टर को अगले 5 से 10 साल ट्रैक करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, तो दोस्तों आज हमने एक साथ कई अलग अलग स्टोरीज़ को जोड़ कर देखा। रिफॉर्म्स की कहानी, जापान की कहानी, मैन्युफैक्चरिंग की कहानी, पीएलआई की कहानी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी, सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, फिनेंशियलाइजेशन, कंजम्पशन। पहली नज़र में ये सब अलग अलग हैं, लेकिन असल में ये एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। इंडिया की इकोनॉमिक रीवायरिंग है ये, तो शायद आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसी रीवायरिंग से पैदा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, बुल मार्केट में पैसा सिर्फ सही सेक्टर चुनने से नहीं बनता, सही बिजनेसेस चुनने पड़ते हैं, सही वैल्यूएशन चुनना पड़ता है और सबसे ज़रूरी पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि रिफॉर्म्स की हेडलाइन आज आती है, फैक्ट्रीज 2 साल बाद बनती है, कैपेसिटी 3 साल बाद यूटिलाइजेशन तक पहुंचती है और अर्निंग्स का पूरा इम्पैक्ट शायद 5 साल बाद दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट कई बार इस फ्यूचर को पहले ही डिस्काउंट कर देता है। इसलिए हमारा काम फ्यूचर को देखकर एक्साइटमेंट में खरीदना नहीं है, हमारा काम है फ्यूचर की डायरेक्शन को पहचानना, कंपनीज़ को ट्रैक करना, अर्निंग्स को वेरीफाई करना और वैल्यूएशन का इंतज़ार करना। अगर ये पूरे इन्वेस्टमेंट साइकिल वास्तव में अनफोल्ड होता है तो इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी केवल आईटी या कंजम्पशन की स्टोरी तक सीमित नहीं होगी। ये हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल फॉर्मेशन की कंबाइंड स्टोरी। और यही वो जगह है जहां आने वाले दशक के बड़े वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। लेकिन कौन सी कंपनीज वास्तव में विनर बनेंगी ये तय करेगा उसका एग्जीक्यूशन, उसकी बैलेंस शीट, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सबसे बढ़कर उसकी वैल्यूएशन। इसलिए अगली बार जब आप कोई हेडलाइंस दिखाई दे, जैसे जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा या एआई बूम आ रहा है, डिफेंस ऑर्डर बढ़ रहे हैं, डेटा सेंटर बन रहे हैं, तो केवल हेडलाइंस मत देखिएगा। अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, इस 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट से वैल्यू चेन में अगला 5 रुपया किसके पास जाएगा? यही वो सवाल आपको सामान्य इन्वेस्टर की सोच से एक जीनियस इन्वेस्टर की सोच में ले जाएगा।
अगर आपको ऐसी रिसर्च ड्रिवन इन्वेस्टिंग वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से इंडिया की अगली इकोनॉमिक साइकिल का सबसे बड़ा विनर कौन होगा, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एआई, पावर या फिनेंशियल्स। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आए हर कमेंट का जवाब मैं पर्सनली खुद दूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी रिसर्च ड्रिवन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।